चैप्टर 65। अब तक आपने देखा कि कैसे 3 कंपनी टॉप पर थे, खुराना, राठौर एंड एआर कंपनी, और अव्यांशी जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी, और एआर कंपनी के सीईओ और साथ में क्वीन अंपायर के सीईओ भी है। इधर राठौर मेंशन को बड़ी खूबसूरती तरीका से सजाया गया था क्योंकि वीरेंद्र दादा और सीता दादी का एनिवर्सरी था, और इसी के साथ है दादा दादी और कबीर राठौर के चेहरे पर एक आश था कि शायद आज के दिन अव्यांशी मेंशन आए आगे। तभी अनीता जी आकर बात को आगे बढ़ते हुए बोली, आज देखा सोनम इन 6 महीना में कितनी बड़ी मॉडल बन चुकी है, अब वह एक ग्रेड मॉडल में आती है। लेकिन अव्यांशी जहां पर भी होगी आज भी वैसे ही होगी। उसके अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं था कि वह कुछ कर सके। तो कबीर भी मुस्कुराते हुए बोला, मैसेज राठौर, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपकी सगी औलाद अव्यांशी है या फिर सोनम। खैर यह सब छोड़िए, जब अव्यांशी बच्चा आएगी तो आप सब देख लेना कि वह क्या करती है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद अनीता जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी उन्हें अपने ऊपर किसी की घूरती हुई नजर महसूस हुआ तो वह अपनी आंख उठाकर देखती है तो विराज उन्हें ही अपनी जलती आंखों से घूर रहा था। वही विराज को अपनी ओर इस नजर से देख अनीता जी हकलाते हुए बोली, वी विराज बेटा, आप यहाँ। हुआ यूं कि अनीता जी ने जब अव्यांशी के बारे में बातें सुनी तो वह बिना देखे कि वह किससे बात कर रहा है, वह जाकर कबीर से बोलने लगी। तो विराज उन्हें इग्नोर कर जाकर आराम से एक चेयर पर बैठ गया। ऐसे ही पार्टी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो हर्षित दादाजी बोले, अरे बुढ़े पर भी जवानी चढ़ी है, इसलिए इतनी देर से तैयार हो रहा है। तो माया दादी अपने कंधे से उन्हें मारते हुए आंख दिखाई, जिससे हर्षित दादा चुप हो गए। तभी सोनम सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आई। उसने आज ग्रीन कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था और फेस पर मेकअप लगाए हुए थी, लेकिन वह सुंदर नहीं दिख रही थी क्योंकि उसका मेकअप भद्दा लग रहा था। फिर भी उसे लग रहा था कि वह कितनी खूबसूरत दिख रही है। और वह नीचे उतरकर सीधे आदित्य के पास बढ़ी जो कब से अपने फोन में देखे जा रहा था। तो वो उसके पास गई और बोली, आदित्य जी, मैं भी डॉक्टर का स्टडी कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी दे दिया है और सेकंड ईयर में आने वाली हूँ। तो क्या आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाएंगे? वही सोनम की बात सुनकर भी आदित्य ने कुछ नहीं रिएक्ट किया, वह बस अपने फोन में मेल चेक किए जा रहा था। वही सोनम खुद को इग्नोर होता देख उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस गई। तभी एंट्रेंस गेट से एक लड़की जिसने ने ग्रे कलर का शॉर्ट ड्रेस पहने हुई थी, वह अपने सैंडल की तक आवाज करते हुए अंदर आई। वही उसको अंदर आता देख नेहा खुराना जो कब से पार्टी में बोर हो रही थी, वह अपने जगह से उठी और उस लड़की के पास जाकर उसे गले मिलते हुए बोली, कैसी हो रिया? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो रिया खन्ना भी उसके गले मिलते हुए बोली, आई मिस यू सो मच नेहू। वैसे तुम्हारा भाई कहीं नहीं दिख रहा, वह कहाँ है? तो नेहा आदित्य की ओर देखते हुए बोली, वो रहे मेरे भाई। तो रिया बोली, अरे मैं आदित्य की नहीं, मैं रुद्राक्ष की बात कर रही हूँ। तो नेहा के फेस पर गुस्सा छा गया और वह गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता वह कहाँ पर है, क्योंकि वह किसी को बताकर नहीं जाता कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तभी वीरेंद्र दादा और माया दादी पार्टी में एंट्री लेते हैं, जिससे सारे लोगों में बातें होने लगी। वह दोनों जाकर स्टेज पर केक के सामने खड़े हो गए। उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उनका 50वीं सालगिरह है। वह दोनों काफी सुंदर लग रहे थे। वही दादा दादी को स्टेज पर देखकर सनम जो गुस्से में आदित्य को दूर खड़े होकर घूरे जा रही थी, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वही एंकर दादा दादी को स्टेज पर आने के खुशी में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अभिषेक जी एंकर से माइक लेते हुए बोले, हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे पार्टी।
आज इस घर के मुखिया वीरेंद्र राठौर और सीता राठौड़ यानी कि मेरे माँ और पापा का 50वीं एनिवर्सरी है, जिसकी खुशी में आज का पार्टी रखा गया है और अब बारी है केक सेरेमनी की। तो हम सब चाहते हैं कि यह केक सेरेमनी माँ पापा अपनी पोती सोनम के साथ सेलिब्रेट करें। इसलिए वेलकम टू सोनम राठौर ऑन द स्टेज। वहीं उनकी बात सुनकर सोनम बड़े ही एटीट्यूड से स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। इधर वीरेंद्र दादा और सीता दादी अभिषेक जी की सोनम को स्टेज पर आने वाली बात को सुनकर गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह दोनों चाहते थे कि उनके साथ उनकी पोती अव्यांशी केक कटिंग के वक्त हो। लेकिन अभिषेक जी ने उनकी पूरी उम्मीदों को तोड़ दिया। इसलिए वह दोनों घूरकर अभिषेक जी को देखते हैं, तो अभिषेक जी उन दोनों को इग्नोर कर सामने पार्टी में देखने लगते हैं। इससे उन दोनों को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं तो राठौर फैमिली का नाम बदनाम हो जाता है। तभी सोनम जाकर उन दोनों के पास खड़े होकर बोली, दादा दादी केक कट कीजिए। वही दादा और दादी अपने मन ही मन कहते हैं कि कहाँ हो अव्यांशी बच्चा, जल्दी आओ। तभी पूरे पार्टी हॉल की लाइट चली गई और एंट्रेंस गेट से एक खूबसूरत लड़की जिसने पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था, वह अंदर आई और उसी वक्त लाइट ऑन हुआ और पूरा फोकस उस लड़की पर गया और उसका चमकदार, बेदाग और खूबसूरत चेहरा सबके सामने आया। वही उस पार्टी में आए सारे लोग बस उस लड़की को देखे जा रहे थे। वही राठौर और खुराना फैमिली में कई लोग उस लड़की को देखकर खुश हो रहे हैं थे, तो किसी की आंखें जलन और गुस्से से भरी हुई थी। वही उसे लड़की को पार्टी में आए देख वीरेंद्र दादा और सीता आंखों में चमक आ गया और वह जल्दी जल्दी से स्टेज से उतरे और उस लड़की के पास जाकर खड़े होते हुए बोले, आ गई मेरी बच्ची, आखिर तुम आ ही गई। पता है हम दोनों ने तुम्हें कितना मिस किया। तो वह लड़की नीचे झुक उन दोनों के पैर छूती है, तो वीरेंद्र दादा उसको उठाते हुए बोले, बेटियां पैर नहीं छूती और तुम हमेशा खुश रहो। चैप्टर 66। जिससे वह लड़की जल्दी से उन दोनों को गले लगते हुए बोले, हैप्पी एनिवर्सरी दादू और दादी। तो दादा और दादा प्यार से उसे लड़की के सर को सहलाते हुए बोले, हैप्पी तो तब होगा जब हमारा बच्चा इस खानदान की इकलौती पोती, और उन्होंने इकलौती पोती पर ज्यादा जोर दिया, यानी कि आप अव्यांशी राठौर, जब आप हमारे साथ केक कटिंग के वक्त साथ रहेगी। तभी नीचे से किसी छोटे लड़के की आवाज आई, हैप्पी एनिवर्सरी दादू और दादी। तो दादू और दादू नीचे की ओर देखते हैं, तो एक 2 साल का बच्चा उन्हें एनिवर्सरी विश किया था, वह भी एनिवर्सरी बोलकर। तो दादाजी उसे लड़के को उठाते हुए बोले, आप कौन हो? तो वह लड़का अपने कॉलर को सिद्ध करते हुए बोला, आई एम प्रियांश। तभी आद्रा उनके पास आई और बोली, हैप्पी एनिवर्सरी सर और मैम। और यह लड़का मेरा शैतान बच्चा है, लाइए इसे मुझे दे दीजिए, पहले आप लोग कैट कर लीजिए। तो दादाजी प्रियांश से बोले, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ शैतान बच्चे प्रियांश। इतना कहकर वह अव्यांशी की ओर मुड़े और बोले, चलो हमारे साथ स्टेज पर। और फिर अव्यांशी के एक हाथ को वीरेंद्र दादा ने और दूसरे हाथ को सीता दादी ने पकड़ा और उसे स्टेज पर ले गए। वही स्टेज पर खड़ी सोनम को अब ऑकवर्ड फील होने लगा, क्योंकि दादी और दादी ने उसे साइड कर दिया था। इसलिए वह गुस्से और जलन के भाव से अव्यांशी को घूरे जा रही थी। तभी वीरेंद्र दादा और सीता दादी मोमबत्ती को फूंक मार के कट करते हैं। फिर केक को एक दूसरे को खिलाकर अव्यांशी को खिलाते हैं। वही अव्यांशी बिना इमोशन के बस केक खा रही थी, जिसे वीरेंद्र दादा और सीता दादी भी फील कर पा रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वही राठौर मेंशन के एक अंधेरे रूम में एक लड़का शराब पर शराब पिए जा रहा था और एक सॉन्ग सुने जा रहा था, और उस सॉन्ग में एक लड़की गाना गा रही थी जिसका नाम पैंथर था। तभी वह लड़का उस सॉन्ग का वॉल्यूम बताता है, तो उधर से एक लड़की अपनी मीठी आवाज में गाती है,
बेवफा, तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। कत्ल बाजार में हो चुके थे, फिर भी तू मेरी कातिल नहीं है। वही वह लड़का शराब का घूंट ले लेकर बस यही गाना गाए जा रहा था, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तभी एक लड़का अंदर आया और बोला, बॉस, अव्यांशी राठौर नीचे आ चुकी है, क्या आप नीचे चलेंगे? तो वह लड़का उस रूम का लाइट ऑन करता है, जिससे उसका फेस क्लियर दिखता है, जो कि कोई और नहीं रुद्राक्ष खुराना था। और फिर वह अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गेट आउट। तो वह लड़का जो कि अक्षत था, वह जल्दी से बाहर भाग गया और वह बाहर आकर लंबी लंबी सांस छोड़कर बोला, पहले तो बहुत शैतान थे, अब शैतानों का राजा हो गए हैं इन 6 महीना में। और उस पर से पता नहीं, जब भी वह गम में होते हैं तो इस सुपरस्टार पैंथर की सॉन्ग क्यों सुनते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, इस लड़की की आवाज में जादू है। लेकिन फिर वह जल्दी से वहां से भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि उसका जल्लाद बॉस बाहर आकर उसे सूली पर चढ़ा देगा। इधर नीचे पार्टी में अब तक केक सेरेमनी खत्म हो चुकी थी और अव्यांशी बस चुपचाप एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सामने वीरेंद्र दादा और सीता दादी बात कर रहे थे, लेकिन वह बस सुने जा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। तभी दादाजी अव्यांशी से बोले, बच्चा, आपको यह ड्रेस कैसे मिला? मतलब यह ड्रेस तो मैंने आपको आज देने के लिए रखा था, तो फिर यह आपके पास कैसे आया? तो आद्रा उनके पास आते हुए बोली, वह आप जिस डिजाइनर के पास इस ड्रेस को डिजाइन में थोड़ा चेंज करने के लिए भेजे थे, वहीं से अंशी ने इस ड्रेस को मंगा लिया। तो दादाजी अपनी सर दिला दिए। तभी वहां पर सोनम आई और बोली, कैसी हो अव्यांशी? इतने दिन तक कहाँ थी तुम? चलो साथ में खाना खाते हैं। तो अव्यांशी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वह अपनी कोल्ड नजरों से सोनम को घूर रही थी, जिससे सोनम को डर भी लग रहा था। लेकिन वह अपने डर को बखूबी छुपाए हुए फिर से अव्यांशी के हाथ को पकड़कर बोली, चलो ना। तो अब जाकर अव्यांशी ने अपना मुंह खोला और बोली, छोड़ो। लेकिन सोनम ने इग्नोर कर दिया। तो इस बार अव्यांशी अपने कोल्ड वॉइस में अपने हाथ को झटकते हुए बोली, अपने हाथों को संभाल कर रखो, वरना कब यह टूट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और फिर वह अपने हाथों को आगे करती है, जिसे समझकर आद्रा जल्दी से उसके हाथ में हैंकी रख देती है। तो अव्यांशी उस हैंकी को लेकर जहां पर सोनम ने उसे छुआ था, उसे साफ करने लगी। वही उसको ऐसा करता देखा सनम की आंखों में गुस्सा छा गया और वह अपने गुस्से में आवाज में बोली, पता है तुम किसी से बात कर रही हो? मैं एक ग्रेड मॉडल हूं, तो तुम्हें थोड़ी तमीज से मुझसे बात करना चाहिए। तो अव्यांशी ने बस इतना ही कहा, मैं एक ग्रेड मॉडल से बात नहीं करती, और फिर सोनम को ऊपर से नीचे तक घिन भरी नजरों से घूरते हुए बोली, दादाजी, मैं अपने रूम में जा रही हूं। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ जाने लगी। वह जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंची और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसे एक कमर नजर आया, जिसका डोर हल्का खुला हुआ था और उसमें से धुआं निकल रहा था। तो वह उस कमरे को खोलकर अंदर चली गई। जब वह अंदर का नजारा देखी तो वह पूरी तरह ब्लैंक हो गई, क्योंकि अंदर रुद्राक्ष सिगरेट के कश पर कश लिए जा रहा था और उसने अब तक लगभग 10 से 12 सिगरेट पी लिया था, जिसके कारण पूरे रूम में धुआं धुआं हुआ था। तो वह जल्दी से रुद्राक्ष के पास गई और उसके सिगरेट को मुंह से निकालकर फेंकते हुए बोले, यह क्या हरकत है? तुमने इतना सिगरेट क्यों पिया? वही रुद्राक्ष जब अपने कानों में अव्यांशी की आवाज को सुनता है तो वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में बोला, बेवफा, तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। वही अव्यांशी जब रुद्राक्ष की यह बात सुनती है तो वह गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके रुद्राक्ष को बेड के पास ले जाकर उसको लिटाते हुए बोलती है, सो जाओ। तो रुद्राक्ष फिर से यही बोलता है, बेवफा, तेरा मासूम चेहरा। जिस पर अव्यांशी चिढ़ते हुए बोली, अरे कभी वफा था ही नहीं तो मैं बेवफा कैसे हो गई? तो रुद्राक्ष उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह रुद्राक्ष के सीने पर आ जाती है।
तो रुद्राक्ष उसको नीचे कर उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या कहा तुमने कि तुमने कभी मेरे साथ वफा नहीं किया? लेकिन मेरा क्या? और फिर वह अपने होठों को अव्यांशी के होठों पर रख देता है। वही खुद की होठों पर रुद्राक्ष की होठों को फील करके अव्यांशी पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। वही रुद्राक्ष जो बस अव्यांशी को सबक सिखाने के लिए उसके होठों को छुआ था, अब उसकी मुलायम होठों को उसे और चूमने का मन कर रहा था। इसलिए वो बड़े ही पैशनेट तरीके से अव्यांशी को किस किए जा रहा था। वही थोड़ी देर में अव्यांशी जब अपने होश में आती है तो वो तुरंत अपने एक टांग को ऊपर की ओर मोड़ के रुद्राक्ष के पेट पर मारती है, जिससे रुद्राक्ष फ्लोर पर गिर गया। तो अव्यांशी जल्दी से बेड से उठ खड़े होकर अपने घुटनों के बल बैठकर रुद्राक्ष के कॉलर पकड़ते हुए बोली, हाउ डेयर टू किस मी इडियट। और अभी तो तुमने कहा कि मैं बेवफा हूं, तो तुमने एक बेवफा लड़की को किस किया। वही रुद्राक्ष बस गुस्से में अव्यांशी को घूरे जा रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे लात से मारा था और उस पर से कॉलर पकड़कर उसे ही धमका रही है। चैप्टर 67। वही अव्यांशी जब अपने ऊपर किसी का जानलेवा नजर महसूस करती है तो वो अपने सिर को ऊपर करके देखती है तो उसकी नजर रुद्राक्ष से टकरा जाती है। लेकिन फिर वह वहां से अपनी नजर हटाकर रुद्राक्ष के कॉलर को छोड़ते हुए बोली, तुमसे अभी बात करना ही बेकार है, अभी तुम नशे में हो, पहले यह नशा उतर जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर वह उस रूम से निकल जाती हैं। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष बिना इमोशन के खड़े होता है और फिर अपने होठों को छूता है। लेकिन फिर वह डोर को घूरने लगता है जहां से अव्यांशी गई थी। वही अव्यांशी अपने रूम में जाकर पहले फ्रेश होती है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो वह फोन पिक करती है तो उधर से आवाज आती है, बॉस, विहान सर के मुंह से फिर से खून की उल्टियां हो रही है, अब हम क्या करें? और उस पर से आपने जो मेडिसिन दिया है वो भी बस कुछ दिन तक खून की उल्टियों को रोक रहा है। तो अव्यांशी बोली, उसे इंडिया ले आओ जैक्स, और तब तक वहां के काम को मैक्स को बोलो करने को। इतना कहकर वो फोन काट दी। फोन काटने के बाद वह अपने उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए कुछ सोचने लगी। इधर पार्टी हॉल में सोनम गुस्से में तिलमिलाई हुई थी। तभी उसकी नजर आद्रा पर गई जो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। वही प्रियांश बार बार अपनी शैतानी से उसे परेशान कर रहा था। तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह आद्रा के चेयर की तरफ बढ़ गई और वह उसके चेयर के पास खड़े होकर बोली, हाय यू आद्रा ना। तो आद्रा उसकी तरफ देखते हुए कंफ्यूजन से बोली, यस बट हु आर यू। तो सोनम बड़े ही एटीट्यूड से बोली, यू डोंट नो हु एम आई। छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। तो सुनो, मैं हूँ सोनम राठौर, ए ग्रेड मॉडल ऑफ राठौर कॉरपोरेशन। तभी प्रियांश जो कि आद्रा के गोद में बैठा हुआ था वह सोनम की ओर मुड़ते हुए बोला, चुड़ैल आंटी, आपको जरा भी तमीज नहीं है कि जब कोई आपसे बात न करना चाह रहा हो तो उससे बात नहीं करना चाहिए। आपको मेरी एंजल ने ठीक किया, आपके हाथ को झटक कर। इतना कहकर वो आद्रा के गाल पर बेबी किसी देते हुए बोला, मम्मा आप उस पर मत ध्यान दो, वो डायन है जो हमारी एंजल को हमसे छीनना चाह रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाकर। चलो मम्मा, यहाँ से नहीं तो यह गंदी आंटी हमें भी कुछ कर देगी। तो आद्रा जल्दी से प्रियांश को उठाकर वहां से सोनम को इग्नोर करके चली गई। वही सोनम का फेस पूरी तरह काला पड़ गया था और वह गुस्से में उबल रही थी, क्योंकि आज उसका बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया था। पहले अव्यांशी ने किया, अब इस छोटे बच्चों ने किया था। इसलिए वह वही चेयर पर बैठकर कुछ प्लान सोचने लगी। तभी उसकी नजर अव्यांशी पर गई जिसने ड्रेस चेंज कर लिया था। अब वह ब्लैक जीन्स और व्हाइट क्रॉप टॉप पहनी हुई थी। उसमें भी वह कयामत लग रही थी। तो सोनम बस उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही अव्यांशी सीधे वीरेंद्र दादाजी के पास गई और बोली,
दादू मुझे कुछ काम है, मैं रात तक आ जाऊंगी। इतना कहकर वहां से निकल गई। वही राठौर मेंशन के कुछ दूरी पर अव्यांशी आई थी, तभी वहां पर 10 कारें आकर रुकी और सबसे बीच वाला कार से हर्ष निकाला और जाकर अव्यांशी को ग्रीट कर कार का डोर ओपन करता है। तो अव्यांशी कार में बैठ गई। थोड़ी देर में वह कार एक विला के सामने आकर रुकी। तो अव्यांशी कार से निकालकर सबको जाने को बोल देती है और उसके बाद वह विला के अंदर की ओर बढ़ने लगी। और वह जैसे जैसे आगे बढ़ती उस विले पर सिन्हा विला क्लियर दिख रहा था, तो वह आराम से सीधा उस विला के अंदर घुस गई। और अंदर जाते ही उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया है, जिसकी उम्र करीब 70 साल की होगी, जो चेयर पर बैठकर आयुर्वेदिक का किताब पढ़ रहे थे। तभी वह किसी का आहट सुन बोले, आखिर मेरी याद आ ही गई दुनिया की बेस्ट डॉक्टर आकृति को। तो अव्यांशी का पैर वहीं रुक गया और फिर वह अपने शांत आवाज में बोली, अगर आप आज से 6 महीने पहले ही मुझे इस ड्रग के बारे में बता देते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि बिहान भाई को ऐसे ही खून की उल्टियां नहीं आ रही है। जरूर उन्हें कुछ ऐसा ड्रग्स दिया गया है जिनके बारे में मुझे जानकारी ना हो और ना ही उस ड्रग्स के बारे में कहीं से जानकारी मिल रही है। तो वह बुजुर्ग इंसान अपने चेयर से खड़े होते हुए बोला, मैंने उसे वक्त भी तुम्हें कहा था कि तुम मेरी शरणार्थी बन जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी और इंडिया छोड़कर चली गई। तो अव्यांशी बोली, मैं ही क्यों आपकी शरणार्थी बनूं नारायण सर, जबकि आप मुझे सिर्फ 6 महीने से जानते हैं और इस दुनिया में और भी डॉक्टर हैं जिससे आप अपने शिष्य बनाकर अगला आयुर्वेदिक के गुरु बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर आदित्य खुराना। तो नारायण सर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें सिर्फ 6 महीने से नहीं बल्कि जब तुम इस दुनिया में पैर रखी थी उस वक्त से जानता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं आया है यह सब बातें तुम्हें बताने को। इसलिए तुम मेरी शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हें वह जानकारी दूंगा जिसे तुम चाहती हो। इतना कहकर वह फिर से अपने चेयर पर बैठकर अपनी किताबें को पढ़ने लगे। वहीं अव्यांशी कुछ देर सोची और फिर अपने कोल्ड वॉइस में बोली, ठीक है, मैं आपकी शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे यह जानकारी चाहिए कि बिहान भाई को कौन सा ड्रग्स दिया गया है और अभी कितने इंसान हैं जिसे इस ड्रग्स को दिया गया है। तो नारायण सर अपनी सीट से खड़े होते हुए बोले, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वह सीढ़ियों से चलते हुए एक रूम में आए जिसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक की पुस्तकें लगी हुई थी और वह जाकर उन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक को निकाले जिस पर बड़े अक्षरों से लिखा गया था R18 पावर ड्रग। और वह उस पुस्तक को उठाकर अव्यांशी के हाथों में देते हुए बोले, तुम्हारे इन सवालों के जवाब इस किताब में है, तुम इस किताब को एक बार पढ़ लो, तुम्हें वह सारी जानकारी मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए। लेकिन तुम एक बात यह याद रखना, इस किताब के पढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो अव्यांशी उसे किताब को लेकर बोली, मुझे नहीं पता आप मुझसे कौन सा सच छुपा रहे हैं और क्यों मुझे अपना शिष्य बना रहे हैं, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ आयुर्वेदिक के गुरु नारायण सिन्हा के बारे में, वह इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कर उसकी बात को नहीं मान लेते। चैप्टर 68। तो नारायण सर मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी जानता हूँ कि दुनिया की बेस्ट डॉक्टर आकृति, जिसे लोग मेडिकल फील्ड में भगवान मानते हैं, वह किसी के आगे हार नहीं मानती, लेकिन वह आज मेरे पास आई है तो जरूर कुछ बात बड़ी होगी। तो अव्यांशी बिना कुछ बोले वहां से निकल गई और वह सिन्हा मेंशन से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। तभी 5 सेकंड के अंदर एक कार आकर रुकी। तो अव्यांशी जाकर कार में बैठ गई। तो हर्ष जो ड्राइविंग कर रहा था वह बोला, बॉस कहाँ चलना है? तो अव्यांशी बोली, एआर कॉरपोरेशन। तो हर्ष कार को एआर कॉरपोरेशन की तरफ चलाने लगा। वहीं अव्यांशी बैक सीट पर बैठकर R18 बुक को खोलती है। वह जैसे ही बुक के पहले पेज को पढ़ती है, उसकी आंखों में एक चमक आ गया
उस बुक में इस तरह लिखा हुआ था, R18 ड्रग एक ऐसा ड्रग जो मेडिकल फील्ड में तबाही ला सकता है। अगर कोई इंसान इस ड्रग्स के पूरे 18 डोज ले लेता है तो वह इंसान एक सुपर जीनियस इंसान बन जाता है। वह जिस भी फील्ड में काम करेगा वह उसे फील्ड का राजा बन जाएगा। तभी हर्ष की आवाज अव्यांशी के कानों में गया जो बोल रहा था, बॉस हम लोग आ गए। तो अव्यांशी बुक को बंद करके अपने फेस पर मास्क लगाकर कार से निकलकर कंपनी के अंदर चली जाती है। वह जैसे ही कंपनी के अंदर गई, सारे लोग उसे देखने लगे। क्योंकि अव्यांशी का एज काफी छोटा था और उस पर से उसने कोई एम्प्लॉय वाला ड्रेस भी नहीं पहना था, तो वह लोग अपने मन में सोच रहे थे आखिर हर्ष सर के साथ यह लड़की कौन है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वह सभी जानते थे कि हर्ष सर कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं दिखते। अगर वह इस लड़की के साथ आए हैं तो जरूर यह लड़की उनकी कोई खास होगी। वही हर्ष जाकर जल्दी से प्राइवेट लिफ्ट का डोर खोल 3rd फ्लोर का बटन प्रेस करता है। तो थोड़ी ही देर में वह लिफ्ट जाकर 3rd फ्लोर पर रुकी और अव्यांशी अपने कोल्ड ऑरा में जाकर सीईओ केबिन के चेयर पर बैठ गई। तो हर्ष बोला, बॉस खुराना कंपनी की ओर से कॉल आया था कि अगर एयर इंडिया में आ गए हैं तो वह आके से मीटिंग कर ले न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोजेक्ट पर। तो अव्यांशी बोली, उन्हें कैसे पता चला कि मैं इंडिया आ रही हूं? तो हर्ष बोला, बॉस खुराना कंपनी पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गई है और उस पर से आके पहले से और ज्यादा एरोगेंट, पावरफुल और साइलेंट किलर हो गए हैं। तो अव्यांशी को अपने और रुद्राक्ष के किस की बात याद आ गई। तो वह अपने चेयर से उठ ड्रॉर से सिगरेट निकालकर बालकनी में जाकर सिगरेट का कश लेने लगी और फिर मन ही मन बोली, आज तुमने सही नहीं किया रुद्राक्ष खुराना। तुमने मुझे किस किया, वह भी बिना मेरी परमिशन के, जिसकी तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। और रही बात तुम बोल रहे थे मैं बेवफा हूं, तो मैं बेवफा ही सही क्योंकि पुरानी वाली अव्यांशी ने तुम्हारे साथ वफा, प्यार, मोहब्बत सब किया था अपने दिल और जान दोनों से। लेकिन बदले में तुमने उसे सिर्फ क्या दिया, मौत, जो मैं इस नई वाली अव्यांशी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा। राठौर मेंशन। अब तक पार्टी खत्म हो चुकी थी और सारे लोग जा चुके थे और सारे फैमिली मेंबर भी अपने अपने रूम में चले जा चुके थे। विराज का रूम। विराज अपने रूम में बेड पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे प्रियांश का चेहरा याद आने लगा। जब वह सोनम की बेइज्जती कर रहा था उस वक्त विराज बार बार प्रियांश को देख रहा था, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। और विराज जब प्रियांश का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकल पाया तो वह अपने लैपटॉप को बंद कर खड़े होते हुए बोला, यह लड़का मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है, जब से पहली बार देखा है इससे कोई अलग फीलिंग आ रही है। तभी उसे आद्रा का चेहरा याद आया, जिससे वह और ज्यादा चिढ़ रहा था। जब उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं हो पाया तो वह जाकर बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी उसे रह रहकर आद्रा और प्रियांश का चेहरा याद आ रहा था। इधर रुद्राक्ष भी अब तक होश में आ चुका था और वह सोफे पर बैठकर आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब याद करने लगा। तभी उसे याद आया कि कैसे वह नशे में अव्यांशी को बेड पर खींचकर उसे किस करने लगा था। तो वह जल्दी से सोफे से उठा और कहा, क्या वह लड़की मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह इतनी सुंदर बनाकर मेरे पास आई थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और उस पर से जब मैं पहले उसके करीब जाता था तो वह मुझे पनिशमेंट देती थी, लेकिन इस बार कोई सजा नहीं थी उसने। इतना कहकर उसकी आंखों में शक नजर आने लगा, पर फिर वह एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, मुझे पता करना होगा वह क्या चाहती है। इतना कहकर अक्षत के पास कॉल लगाकर बोला, पता किया तुमने कि इन 6 महीना में अव्यांशी क्या कर रही थी? तो अक्षत डरते हुए बोला, बॉस मैं आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर वह फोन काटते हुए बोला,
यह बॉस भी न पहले से ज्यादा एरोगेंट और डरावने हो गए हैं। अगर मैं इन्हें अव्यांशी मैडम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो यह मुझे जीते जी ही नर्क के दर्शन करवा देंगे।